Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the Indian Council Act of 1861. After the Great Revolt of 1857, British government felt that the necessity of seeking cooperation of the Indians in the administration of their country. So 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अब हमको इंडियंस की हेल्प लेनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में. तो इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. ये जो तीनों एक्ट हैं इनको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92 एंड 1909 के नाम से जानेंगे. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो जो फर्स्ट एक्ट है वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. तो जो बेसिक फीचर है इस एक्ट के वो है कि ये तो बिगनिंग करता है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेसेस. ये लॉ मेकिंग प्रोसेसेस में इंडियंस को एसोसिएट करने का जो प्रोविजन था वो फर्स्ट टाइम इसी एक्ट से स्टार्ट हुआ था. ये प्रोवाइड करता है वाइसरॉय को कि वो नॉमिनेट करे सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल्स. अकॉर्डिंगली इन 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians as the non-official member of his legislative council, that is राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. तो ये 3 पर्सन्स थे जो कि वाइसरॉय के एक्सपेंडेड काउंसिल के मेंबर बने 1862 में. सेकेंडली ये इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी कब चालू हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, जिसमें जो प्रेसिडेंट्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास है वो सबऑर्डिनेट हो गए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के. तो ये इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. बेसिकली ये रिवर्स टेंडेंसी चालू करता है सेंट्रलाइजेशन की रिवर्स डिसेंट्रलाइजेशन की. तो ये जो पॉलिसी है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का, ये एक तरह से ये ग्रांट कर रहा था ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस. इन 1937 तक आते आते ये कंप्लीट ऑटोनॉमी ग्रांट कर रहा था. ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब विच वे एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897 सॉरी. ये एम्पावर कर रहा है वाइसरॉय को टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, जिसके तहत ये जो वाइसरॉय है ना ये पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे. अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, जिसके तहत जो मेंबर है ना वाइसरॉय की काउंसिल के उनको मेड इन इंचार्ज बनाया जाएगा. एक या दो या फिर 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, और वो ऑथराइज होंगे कि वो फाइनल इशू करे ऑर्डर उनके अपने बिहाफ पे विथआउट दी काउंसिल के डिस्कशन के बिना. ठीक है. तो बेसिकली ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था और ये जो एक्ट है ये इसको फाइनली रिकॉग्नाइज करता है. ये एम्पावर कर रहा है वाइसरॉय को कि आप इशू करें ऑर्डिनेंस विथआउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के आप कोई भी ऑर्डिनेंस, जैसे अभी प्रेसिडेंट के पास पावर है टू इशू ऑर्डिनेंस, सिमिलरली तब वाइसरॉय के पास पावर था कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी. बट सिमिलरली द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 months. थैंक यू सो मच.